साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज में दोस्तों आज की वीडियो में 100 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से छोटी छोटी वीडियो आएंगी जिनमें प्रत्येक वीडियो में मैं 100 से अधिक प्रश्न कवर करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को परखने के लिए एक रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अपना पहला सवाल है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946 या भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों इनमें से किस नियम के तहत है वो भारत को एक महासंघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। भारत का एक महासंघ होगा, जितनी भी छोटी छोटी रियासतें होंगी उन सबको जोड़ करके एक महासंघ बनाया जाएगा। ये किस नियम के तहत जो दोस्तों प्रावधान किया गया। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है अपना कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। दोस्तों जो भारत को आजादी दी गई थी उसे किस योजना के नाम से जाना गया, ये प्रश्न पूछ रखा है। ऑप्शन है दोस्तों माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, डूरंड योजना या मार्ले मिंटो योजना। दोस्तों उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। दोस्तों माउंटबेटन योजना है उसके तहत भारत को आजादी दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, यानी किस रूल के अनुसार चलाया गया। दोस्तों भारत का संविधान हमें पता है कि भारत आजाद तो 1947 में हो गया था और उसको दोस्तों 1950 में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और लागू हुआ था। दोस्तों इसके तहत जो बीच की जो अवधि है 1947 से 50 तक, ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत जो भारत का जो शासन चलाया गया, इसके बारे में प्रश्न पूछ रखा है, किस अधिनियम के तहत चलाया गया। ऑप्शन है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसका जो भारत का है वो शासन चलाया गया जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यहाँ गलत पूछ रखा है दोस्तों, सही नहीं है यानी गलत है। यानी कैबिनेट मिशन योजना है दोस्तों, उसमें इसमें से 3 बातें वो है जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत थी और एक बात वो है जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं थी। तो वो नहीं थी, वो छांटने में। ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण या संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना है उसमें भारत को संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था, ये बात सही है। और प्रांतों का समूहीकरण करने का मतलब है कि रियासतों का एकीकरण करने की बात कही गई थी और भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का निर्माण कहा गया था। दोस्तों पाकिस्तान को स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना ने नहीं दी थी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाकिस्तान की स्वीकृति है वो कैबिनेट मिशन योजना का हिस्सा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। यानी कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था ये पूछ रखा है। दोस्तों तीनों मंत्रियों के आपको नाम याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों ये पैथिक लॉरेंस है, ये भी कैबिनेट मिशन योजना में थे। सर स्टीफन क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड एमरी है वो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी निष्कर्ष पूछ रखे हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उनका निष्कर्ष क्या था। ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा शासन, या राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति। दोस्तों इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है उसका मूल प्रावधान ये था कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू कर दिया गया था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। सवाल दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको दोस्तों लागू किया गया था। इस व्यवस्था दोस्तों ये जो व्यवस्था है वो 1909 के नियम के अधिनियम के तहत की गई थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि प्रत्येक जो जो दोस्तों मुस्लिम धर्म है उसके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यह कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उनमें फूट डालने का जो काम किया था वो दोस्तों इसी 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों सेम सवाल है, उसकी लैंग्वेज चेंज है। पीछे वाला सवाल देखिए आप,
कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यही सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों पॉलिटी में ये बात विशेष आपको ध्यान रखनी है कि पर्सन की लैंग्वेज किस किस प्रकार से बन सकती है। सवाल सेम है, आंसर भी सेम होगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का ये प्रश्न बनाया है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, या मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम पीछे वाला सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ये दो दो बार आ गया है। मार्ले मिंटो 1909 में, हमें पता है 1909 में, इसमें ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो दोस्तों व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, मार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों वही सेम है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली है, ये मार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध में सहयोग देना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, या भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी, ये कुछ नहीं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली है, ये मार्लियामेंट सुधार का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था। दोस्तों हमें पता है 1857 की जब क्रांति होती है, उसको अंग्रेज जो है जैसे तैसे करके और उसको क्रांति को दबा देते हैं, उसका क्रांति का दमन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो है भारत जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है, उसे आभास हो जाता है कि कंपनी अब भारत पर शासन नहीं चला सकती। तो उसी के अंतर्गत 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद के अंदर एक घोषणा की जाती है, सॉरी 1858 को इलाहाबाद में एक घोषणा की जाती है, और महारानी विक्टोरिया है वो भारत का शासन अपने हाथ में ले लेती है। तब से भारत की सम्राज्ञी किसे माना जाता है, महारानी विक्टोरिया को। तो 1858 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। दोस्तों कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है 1793, 1785, 1771, या 1773। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1773। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, या चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो संविधान में दे रखी है वो अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। वो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 में दी गई थी। पहली बार पूछ रखा है कि भारत के गवर्नर जनरल को कब दी गई थी, जब भारत आजाद नहीं था तब ये शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत दी गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। ऑप्शन है दोस्तों, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, या भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। दोस्तों अंबेडकर महोदय और जो महात्मा गांधी जी थे, इनके मध्य जो पूना पैक्ट हुआ था वो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए किया गया था। कि अंबेडकर जी हैं वो उनका मानना था कि निम्न वर्ग जो है, जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए आरक्षण मिल दिया जाए, और उसके साथ साथ उसका निर्वाचन क्षेत्र भी अलग हो। यानी निर्वाचक नामावली जो 1909 में मुसलमानों के लिए दी गई थी, वो अब निम्न वर्ग के लिए, दलितों के लिए भी दी जाए। ऐसा इस पूना पैक्ट में जो दोस्तों प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो किस अधिनियम के तहत लाई गई थी। इसका आपको याद रखना है, 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन है 1858, 1935, 1904, या 1919। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1935 का अधिनियम। दोस्तों 1935 का जो अधिनियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अधिनियम को पढ़ने के साथ साथ इस अधिनियम से बने प्रश्न जो है वो आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंट सुधार 1909, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, जब क्रांति हो गई थी 1857 में और ये क्रांति असफल हो जाती है या अंग्रेज इसको दबा देते हैं, इसका दमन कर देते हैं दोस्तों। दमन करने के बाद जो दोस्तों संपूर्ण भारत में एक जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि रहेगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी कि संपूर्ण भारत के अंदर और एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि रहेगा जो लंदन में बैठेगा होगा, वो उसका नाम होगा भारत सचिव। ये दोस्तों व्यवस्था की गई थी 1858 में, क्रांति के तुरंत बाद भारत सचिव होगा उसका नाम। और वो दोस्तों ये जो पोस्ट है ये होगी तो भारत के लिए और रहेगा कहाँ पर, वो लंदन में रहेगा। दोस्तों ये जो व्यवस्था की गई थी ये इस 1857 की क्रांति की बात की गई थी, 1858 में की गई थी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत में सचिव के पद का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसके द्वारा कहा गया था 1922 में? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा से बनेगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग है वो किसने की थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ऐसी गठन की मांग मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एम एन रॉय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, या यूं कहें संविधान सभा को अंतिम रूप से मूर्त रूप से किसने प्रदान किया? ये दोस्तों ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर माना गया है जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? यानी कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से प्रस्ताव है वो किस अधिनियम सॉरी किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया, ऐसा पूछ रखा है दोस्तों। ऐसा प्रस्ताव 1936 के अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी 1938 में मांगी गई थी और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चयन करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ऐसी मांग जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी 1938 में। तो ऑप्शन अपना डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगा? ये दोस्तों इस ऐसा किस योजना के तहत किया गया था? अंग्रेज दोस्तों भारतीयों का जो युद्ध के में सहयोग लेने के लिए और ये जो योजना लेकर आए थे, ये योजना थी दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि आप है ना, जो दूसरा विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसमें अंग्रेजों का सहयोग कीजिए, उसके बदले आप क्या करोगे, हम भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर देंगे जो युद्ध के बाद जो भारतीयों का संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। ये दोस्तों क्रिप्स योजना थी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों सबसे पहले मांग आती है वो 1895 में आती है, संविधान सभा के गठन की मांग। ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजीटी यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, यानी किस आधार पर, जो दोस्तों किस योजना के तहत जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? दोस्तों हमें पता है ये जो योजना थी उस योजना का नाम कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसके तहत भारतीयों के संविधान सभा की गठन जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? दोस्तों सवाल से में बस लैंग्वेज चेंज है। यहाँ सवाल है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, और यहाँ है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। सेम आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों ये सवाल पहले भी आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग कब की थी, तो 1936 में की थी, और वो अधिवेशन था दोस्तों फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में जो दोस्तों कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देखिए दोस्तों, सवाल से मैं पहले सवाल क्या था कि किस योजना के तहत या किस योजना के आधार पर जो भारत का संविधान गठित किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। और अब सवाल में दे दिया दोस्तों, जो आंसर था अपना वो सवाल में छुपा हुआ है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। दोस्तों ये कई बार पूछा हुआ है और हमें पता भी है, 389 सदस्य होंगे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ? ऑप्शन है दोस्तों कि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना में 4 सदस्य तो मुख्य कमिश्नरी मिशन से होंगे, और 292 सदस्य दोस्तों वो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 93 सदस्य है वो देशी रियासतों से आएंगे, और टोटल सदस्य थे वो दोस्तों 389 थे। बाकी सदस्य मुस्लिम लीग से आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस सॉरी ये आ जाएंगे टोटल, टोटल सदस्य होंगे दोस्तों 389 से, जिसमें मुस्लिम लीग भी आ गया, और लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और वो अलग हो गए थे। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? दोस्तों 292 सदस्य थे, उसमें विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्य आए थे। उनमें दोस्तों कांग्रेस के 208 सदस्य थे। कितने थे? 208 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 208 सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? वो भाग न लेने का कारण ये था दोस्तों कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, और हैदराबाद है वो पाकिस्तान के अंदर अपना विलेज चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे संविधान सभा के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दोस्तों बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी, या तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, या बंगाल से। दोस्तों बी आर अम्बेडकर महोदय हैं वो दोस्तों अपने बंगाल से चुनकर आए थे। दोस्तों ये हमें पता है कि बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बन गया था दोस्तों, अब सॉरी बांग्लादेश, हाँ अब वर्तमान में बांग्लादेश है, उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों जब संविधान सभा में जो है वर्तमान बांग्लादेश है, यहाँ से चुन करके आए थे कौन? बी आर अम्बेडकर महोदय यहाँ से चुनकर आए थे। यानी जो पश्चिम, ये दोस्तों जो पूर्वी बंगाल है यहाँ से चुन करके आए थे, उसमें पूर्वी बंगाल था, यहाँ से चुन करके आए थे। और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो है, हमें पता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल अस्तित्व में है दोस्तों। पूर्वी बंगाल से चुन करके आए थे कौन? बी आर अम्बेडकर महोदय। फिर जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया, या यूं कहूँ उसको नकार दिया, तो उन्होंने जो पूर्वी बंगाल है ये क्या बन गया दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया ये? पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो वहां से फिर अम्बेडकर महोदय का आना जरूरी था, तो यानी मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, तो वे दोबारा फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ते हैं, और फिर वो संविधान सभा में निर्वाचित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले कहाँ से निर्वाचित हुए थे? पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पूर्वी बंगाल फिर पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और फिर वहां से जो अम्बेडकर महोदय हैं वो मुंबई प्रेसिडेंसी से दोबारा चुनाव लड़ते हैं, और फिर वहां से संविधान सभा के अंदर जाते हैं। अब जो पूर्वी बंगाल था बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, और अब वर्तमान में इसका नाम बांग्लादेश है। ऑप्शन दोस्तों शुरू में बंगाल से सुन के आए थे, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में ये पूछ लिया जाए कि जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और बाद में जो है पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो वो फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर गए थे। तो दोस्तों सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? दोस्तों मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग अपना संविधान अलग चाहता था। मुस्लिम लीग चाहता था कि भारत में मुस्लिमों का संविधान है वो अलग हो, और जो बाकी जो राष्ट्र है उसका संविधान अलग हो, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, या यूं को संविधान सभा को नकार दिया था। दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का चुनाव है वो हम के मताधिकार पे हुआ था? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि चुन करके आए थे सदस्य। दोस्तों ऐसे ही वर्ग बांट दिए गए थे, और वर्गीय मताधिकार यूं कहूँ कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन देखिए तो वर्गीय मताधिकार, समान अधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार।
ये भी नहीं होगा दोस्तों, सीमित मताधिकार भी नहीं होगा, वर्गीय मताधिकार पर कह सकते हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? दोस्तों संविधान सभा का गठन होता है फिर 1946 में पहली बैठक होती है, तो 1946 में बैठक से तुरंत पहले ही संविधान सभा का चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद बैठक होती है, हमें पता है। तो उसमें से 45 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 1946 सही उत्तर हो जाएगा, 1946 ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हमें पता है पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, तभी से लेकर के भारतीय संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ये भारतीय संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी 9 दिसंबर 1946 के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों अध्यक्षता की थी वो सबसे पहले जब सभी सदस्य आ गए थे उसमें भाग लेने के लिए, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बोला गया था कि जो उसमें इस संविधान सभा के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो सबसे प्रौढ़ या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो दोस्तों उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्हें ही संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और 9 दिसंबर के तुरंत बाद अगले दिन सॉरी 11 दिसंबर को दोबारा बैठक होती है, जो दूसरी बैठक होती है उसमें दोस्तों संविधान सभा में चुनाव कर लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये संविधान सभा की अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों एक ही सवाल को देखिए किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है, पहला सत्र या संविधान सभा का गठन या पहली बैठक, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा है उन्हें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक में, और वो सबसे बुजुर्ग होने के कारण। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वी एन राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वी एन राव, यानी वी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है टी टी कृष्णाचारी, के एम मुंशी, एच एच बेग या एन गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा, एच एच बेग है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी कृष्ण कन्हैयालाल मुंशी ये भी थे, टी टी कृष्णाचारी भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 13 समितियां नियुक्त की गई थी, आपको वर्बली याद रखना है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों ये आपको प्रश्न याद ही होगा, 29 अगस्त को प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है वो की जाती है, 29 अगस्त 1947। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, और पीछे वाले सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? दोस्तों 7 के 7 सदस्य आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं ना कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी। दोस्तों आपको लगेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उड़ता फिरता नाम है ये तो होगा सदस्य, लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, न तो जवाहरलाल नेहरू जी और न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य, दोनों में से कोई नहीं था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये दीजिए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोनों ही प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल नहीं है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों ये सवाल पूछा जाएगा तो उसमें ये दोनों ऑप्शन जरूर मिलेंगे, ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। हम सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी तो होंगे ही होंगे, और या हम सोचते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो होंगे ही होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों सदस्य उसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? दोस्तों सभी निर्णयों के लिए सहमति जो है दोस्तों, सबसे बड़ा आधार था सहमति। दोस्तों अगर वोटिंग करवाते, मान लो वोटिंग करवाते, अब सोचिए आप, अगर वोटिंग करवाते तो क्या निर्णय सही हो सकता था? नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हम देखिए, अगर वोट करवाते, मान लीजिए 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति में वोट करवाते, एक एक वक्त 6 व्यक्ति एक तरफ होते और 2 व्यक्ति एक तरफ होते, हो सकता है 6 वाली बात सही हो, लेकिन 2 अभी भी विरोध में है ना, लेकिन सबका सहमति होनी चाहिए। ये 2 विरोध क्यों कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बात की गई थी दोस्तों, और इसका समाधान निकाला गया था। यानी सहमति और समायोजना से दोस्तों निर्णय लिए गए थे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति असहमत है, तो उसकी असहमति का कारण क्या है दोस्तों, इसको छाना गया, और उस असहमति को दूर करने के लिए उपाय क्या हो सकता है, वो सारे उपाय किए गए दोस्तों। और सहमति और समायोजना से दोस्तों किसी भी तंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, हम जो ज्यादा वोटर होते हैं उसको हम सही मानते हैं, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है। जैसे आप सपोज करिए कि 100 व्यक्ति हैं और उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, ए और बी। ए व्यक्ति है उसे मिल गई 51 वोट, और बी है उसे मिल गई 49 वोट। लोकतंत्र कहता है कि ए जीत गया और बी हार गया, लेकिन जब ये व्यक्ति बी, ए है वो जीत गया, वो जीता हुआ व्यक्ति 100 व्यक्तियों पर राज करेगा, तो उसमें 49 व्यक्ति हैं वो उसका अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं दोस्तों। आधी, लगभग आधी जनसंख्या उसको विरोध कर रही है, लेकिन जीत तो जीत होती है 51। तो अगर 49 व्यक्ति विरोध क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्यों कर रहे हैं, ये भी तो मानने सोचने वाली बात है कि 49 व्यक्ति विरोध क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी दिखती होगी। तो उन 49 व्यक्तियों का विरोध है, उसका कारण जान के उसका जो उन्हें संतुष्ट किया गया, यानी सहमति और समायोजना इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा में सभी निर्णय वो है सहमति और समायोजना से लिए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी। अभी अब आया था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों संघीय नाम जहां भी दिखेगा आपको, वहां आपको जवाहरलाल नेहरू आंख मिच करके लगा देना है कि जवाहरलाल नेहरू है वो जो संघीय समिति या संघ नाम की कोई भी कमेटी हो, उसका जो अध्यक्ष होगा वो जवाहरलाल नेहरू ही होगा, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों ऐसा प्रस्ताव है वो, ऑप्शन है जनवरी 22, 1947, 26 जुलाई 1946, 22 जनवरी 1946 या 20 जनवरी 1947। दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या जे बी कृपलानी, के एम मुंशी। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेब में झंडा। जेब में झंडा, देखते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोट पैंट पहन के जाता है तो उसकी जेब होती है, उसकी जेब के ऊपर क्या लगा रहता है? झंडा लगाता है। तो जेब में झंडा, जेब में झंडा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जे बी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया कब किया गया था? दोस्तों ये 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों झंडे, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होता है, उसको भारत की संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। तो जुलाई 1947, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई एक आप देख लेना दोस्तों, कंफर्म कर लेना, 22 जुलाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। जुलाई 1947 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अभी हमने बात की थी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब, किस दिन पारित किया था? तो जो अपनी प्रस्तावना होती है उसमें अंत में लिखा होता है ना, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों 284, याद ही होगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बहुत पुराना प्रश्न है, ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सबको पता है? सबको पता है? लिखिए कमेंट बॉक्स में यस। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डे लिख देता हूँ, दिन। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालिक संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? दोस्तों संविधान सभा ने चुनाव जब तक नहीं हो जाते हैं, हमें पता है चुनाव तो 1952 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों चुनाव? 1952 में। तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक जो संविधान सभा थी वो संसद का रूप धारण कर लेती है। कब से कर लेती है दोस्तों? जब से संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का कोई काम नहीं है, उसके बाद जो काम करेगी वो करेगी संसद। संविधान जो नए रूल बनाने हैं उनका काम संसद करेगी। तो संविधान सभा संसद का रूप प्रदान कर लेती है जब से संविधान लागू होता है, यानी 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों वो सदस्य अलग अलग प्रांतों से चुन करके आए हुए थे, नामित किए गए थे। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों एज ए पार्टी पूछ रखा है, एज ए पार्टी पूछ रखा है कि एज ए पार्टी के रूप में सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव किसने पारित किया था? दोस्तों ऐसा प्रस्ताव 1924 में स्वराज पार्टी ने किया था। जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था तो एक नई पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी। उसने दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं सवाल, तो ये सवाल आपको बार बार करोगे तो कंठस्थ याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अम्बेडकर साहब। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों ऑप्शन है ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला या के एम मुंशी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दोस्तों 1930 के अंदर जब लाहौर में अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक जो कहा गया कि 26 जनवरी को जो भारत को है वो स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया है दोस्तों। उस 26 जनवरी 1930 के स्वतंत्रता दिवस को चिरस्थायी करने के लिए कि वो हमेशा अपने को याद रहे, इसीलिए जो भारत का संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी को किया गया था। काफी पुराना प्रश्न है, आपको आता होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपको पता है दोस्तों 15 सदस्य थे, 15 महिलाएं सदस्य थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है कि ये तो भारतीय संविधान की आत्मा है? दोस्तों प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना है जिसके संशोधन को लेकर विवाद हुआ था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस प्रस्तावना को भारतीय जो संविधान है उसकी आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माताओं ने दोस्तों प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना वैसे तो कहा जाए तो पूरे संविधान पर दिया था, लेकिन ऐसा प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर माना गया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? किन शब्दों से होती है दोस्तों? प्रस्तावना को आप डिट्टो वर्ड टू वर्ड रटना है दोस्तों, आपको रट्टा मारना है संविधान का, संविधान की प्रस्तावना की का कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, इसके प्रत्येक राज्य नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों पूरा का पूरा एज इट इज पूरी प्रस्तावना है उसका रट्टा मारना है आपको। कौन सा शब्द किस जगह प्रस्तापित है, पहले कौन सा आया है, आर्थिक आया है, सामाजिक आया है, कौन कौन सा शब्द आया है, कौन सा शब्द नहीं आया है। दोस्तों कंप्लीट जो प्रस्तावना है वो आपको एज ए, जैसे श्लोक याद करते हैं ना संस्कृत में, वैसे मृग मिन सजना नाम तरलजर तोस्वित वर्ती नाम लुब्धक्ति वर पिशुना निष्कारण वेरिनो जगती।
दोस्तों इस प्रकार से हम श्लोक याद करते थे ना प्राचीन प्राचीन काल में। तो उसी प्रकार से आपको दोस्तों ये प्रस्तावना है वो आपको याद करनी है। तो हम भारत के लोग, इसका जो प्रारंभिक शब्द जो है वो है हम भारत के लोग। ये शब्द ये बताते हैं कि जो भारत का संविधान है वो जनप्रिय है। जनप्रिय कहने का मतलब कि हम सब ने, भारत के लोगों ने मिलकर के बनाया संविधान को, और हाँ ये हमारे लिए है। ये प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग, ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ का जो दोस्तों गणतंत्र में एक होता है गणतंत्र, एक होता है दोस्तों राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा होता है। और गणतंत्र में क्या होता है? चुनाव होते हैं। प्रत्येक छोटी सी अवधि के लिए, प्रत्येक 5 साल के लिए राजा चुनते हैं हम अपना, फिर 5 साल के बाद दोबारा ऑप्शन आता है कि हम चुने या यही रखें। तो ये गणतंत्र है। ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। सॉरी, भारतीय राज्य नागरिक भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकार का उपयोग करती है, या यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक फिक्स अवधि के लिए हम अपना राजा है वो निर्वाचित करते हैं। यानी राजा का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री से है दोस्तों मेरा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एक है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। दोस्तों भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत है वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। सबका, ये यूं भी नहीं कह सकते दोस्तों कि सबका विरोध करता है, नहीं, सबका समर्थन करता है। भारत का जो संविधान है वो सबका समर्थन करता है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सबका समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र होता है, गणतंत्र अभी बताया मैंने आपको कि गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है। राजतंत्र में जहां राजा होता है वो राजा का बेटा राजा बनता है, यानी वंशानुगत होता है, लेकिन यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वे कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन किया गया था, उसमें वो दो शब्द वो जोड़े गए थे। दोस्तों आपको पता ही होगा, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये सवाल आया हुआ है दोस्तों। पंथनिरपेक्ष नहीं, सॉरी, धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन वक्त मैंने आपको बताया, पूरी प्रस्तावना आपको डिट्टो याद होनी चाहिए, टोटल याद होनी चाहिए आपको कि किस शब्द को कहाँ पर रखा गया है, उसके आगे कौन सा शब्द है, पीछे कौन सा शब्द है। तो दोस्तों 1942 के संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। दोस्तों ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया था कि उसमें इंदिरा गांधी जो है वो अमेरिका को एक संदेश देना चाहते थे कि हम भी समाजवादी हैं। समाजवाद वो होता है दोस्तों जिसमें प्रत्येक जो पूरे जो राष्ट्र होता है, एक पूरी कंट्री होती है, उस पूरी कंट्री में, पूरी राष्ट्र में जो संसाधन होते हैं दोस्तों, उन संसाधनों पर जो है पूरे समाज का अधिकार होता है। दोस्तों एक तो मोनोपोली होती है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जियो कंपनी है, अब जियो कंपनी की मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब ये है कि सारा जो सिस्टम है वो जियो कंपनी के हाथ में हो जाएगी, वो तो हो जाएगी मोनोपोली। लेकिन साथ में बीएसएनएल खड़ी है ना, सरकारी कंपनी, तो ये बीएसएनएल क्या चाहती है, ये सबके हित के लिए कार्य करती है। और जियो होती है वो अपने खुद के हित के लिए, एक व्यक्ति विशेष की है, तो है ना। तो समाजवाद में क्या करते हैं, जो देश के संसाधन है उस पर पूरे सभी नागरिकों का समान हक होना चाहिए, ऐसा मानती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का हक होना चाहिए। तो समाजवाद वो है। और इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बताने के लिए कि हम समाजवादी हैं, हम भी समाजवादी हैं, प्रस्तावना के अंदर समाजवादी जो शब्द है उसको जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है, कौन सा शब्द है वो भारत की प्रस्तावना में नहीं है? ये तभी याद होगा जब आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना है वो कंठस्थ याद होगी। समाजवादी शब्द है दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न भी है, पथनिरपेक्ष भी है, लोक कल्याण राज्य ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है?
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बिल्कुल सही बात है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ये भी सही बात है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है भी सॉरी अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रबंध कराना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये आंसर होना चाहिए था दोस्तों, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल है दोस्तों। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, गणराज्य क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, वही सवाल है। लैंग्वेज चेंज होके आई है, राजतंत्र नहीं है, यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, सेकुलर का अर्थ है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष। हम हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है राज्य है वो प्रत्येक धर्म को स्वतंत्र रखेगा, यानी राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक धर्म का सम्मान करेगा। ऑप्शन है सभी धर्मों की अस्वीकृति नहीं, स्वीकृति। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। बहुदेववाद नहीं, एक ईश्वरवाद नहीं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है निकलता है? ये निकलता है दोस्तों कि जो संविधान का निर्माण किया है वो किन्होंने किया है? हमने किया है। हमने यानी भारत के लोगों ने किया है, ये इसलिए हम भारत के लोग शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम भारत के लोग, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, या संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो नहीं होगा। और सहमति पर आधारित है, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से आपको बेस्ट चुनना है, बेस्ट चुनेंगे तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उन तीनों में आपको बेस्ट चुनना है। बेस्ट चुनेंगे तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद का अर्थ है दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है, ऑप्शन है सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय या राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर जो देश के संसाधन है उसके पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक बताइए मैंने आपको। समवर्ती सूची, देखिए दोस्तों, एक होती है राज्य सूची, एक होती है दोस्तों केंद्र सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब मान के चलिए एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है दोस्तों, क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो चाहे वनडे ले लो और चाहे T20 ले लो, या वनडे या T20, तो मान लीजिए वनडे ले लो या T20 ले लो, या फिर टेस्ट ले लो, टेस्ट है ना, टेस्ट। ये तो होता है लिमिटेड फॉर्मेट, ये होता है दोस्तों मतलब व्हाइट बॉल। दोस्तों इन, ये तो दोस्तों होता है व्हाइट बॉल फॉर्मेट, और ये होता है रेड बॉल फॉर्मेट। यानी टेस्ट में रेड बॉल कम में लेते हैं और वनडे में व्हाइट बॉल कम में लेते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दोनों में मजबूत है, दोनों में मजबूत है, दोनों मतलब टेस्ट में भी मजबूत है और वनडे में भी मजबूत है। वनडे मजबूत है, टेस्ट में मजबूत है, यानी ऑस्ट्रेलिया दोनों में काम करती है, यानी दोनों में अपना जो है बेस्ट है टीम, टेस्ट में भी वनडे में भी। एक समय था जब थी, तो ऐसा मानने याद करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। समवर्ती सूची है, उस पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, यानी दोनों बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में ये कहाँ से प्रावधान लिए गए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पर मिलेगी आपको। इस चैनल पर आप जाकर के देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भूल जाओ ना कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, जैसे जर्मनी है, जर्मनी से क्या लिया गया है, ये देखिए जर्मनी, जर्मनी मनी, मनी कब काम आती है दोस्तों? आपातकाल में काम आती है। तो आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिए गए दोस्तों? वो जर्मनी से लिए गए हैं। जैसे कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है। पूरा टोटल वीडियो है दोस्तों, वो पूरी वीडियो है, छोटी सी वीडियो, बिल्कुल बड़ी नहीं है। उस वीडियो को आप जाकर देखिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। अभी आया था सवाल दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता?
दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का बोल्शेविक अमेरिकी इन सभी क्रांतियों को प्रभाव झलकता है। जैसे मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति है उसमें जो भाईचारा है जो दोस्तों यानी प्रस्तावना में शब्द है ना, क्या अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, फ्रांस की क्रांति थी उससे शब्द निकल के है ना, भाईचारा या एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, ये बोल्शेविक क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, तीनों से प्रभावित है। चीन की क्रांति से प्रभावित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किन दो शब्दों को जोड़ा गया था? सॉरी किन शब्द को नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी। ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था 1976 के संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन है दोस्तों, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी। दोस्तों दोबारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, सामाजिक राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र दोस्तों सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या लोकतंत्र आएगा। दोस्तों राजतंत्र नहीं आएगा, यहाँ राजतंत्र नहीं आएगा, लोकतंत्र आएगा। ये मिसप्रिंट हुआ है। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र है उसको अपनाया गया है, राजतंत्र नहीं आएगा, लोकतंत्र आएगा। मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है दोस्तों, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हम भारत के लोग। जनता में निहित है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना या मूल अधिकार। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पर की गई है उनकी व्याख्या? दोस्तों उनकी व्याख्या की गई है 2-3 जगह की गई है। कहाँ कहाँ? जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं ना, आदर्श लिखे गए हैं, कुछ कुछ उद्देश्य लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या की गई है दोस्तों। एक तो मूल अधिकार में की गई है, मूल अधिकारों में, है ना, मूल अधिकारों में। और एक डीपीएसपी में की गई दोस्तों, डीपीएसपी। ये सवाल आया हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली परीक्षा दी थी उसमें आया था। एक डीपीएसपी में की गई है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में। और एक मूल कर्तव्य में की गई है, जैसे हम संविधान का पालन करेंगे, जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सॉरी संविधान का पालन करना, संविधान के आदर्श हैं उनके प्रति हम सम्मान की भावना रखेंगे। और एक बात और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें सारे मूल कर्तव्य आपको याद हो जाएंगे टोटली, मैंने ट्रिक से समझा रखे हैं। तो वो भी आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मूल कर्तव्य जैसे पहला है कि हम जो है संविधान का पालन करेंगे और उसके जो आदर्श हैं, जो उसकी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करेंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो भावनाएं अपने अंदर रखेंगे। तो ये सारे जो आदर्श और उद्देश्य हैं उनकी जो व्याख्या की गई वो मूल अधिकारों, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में की गई है। ये सवाल मैंने रिसेंटली परीक्षा में किया था तो मुझे को याद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को छोड़ देता हूं मैं भी, मैं इस प्रश्न को समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को छोड़ देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन है शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान के स्रोत, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो दोस्तों ये तो स्पष्ट होती है, लास्ट में लिखा हुआ है। शासन का ध्येय भी स्पष्ट होता है कि हम, और संविधान का स्रोत भी कौन सी है, कौन है संविधान का स्रोत? जनता। संविधान को लागू करने की तिथि तो दोस्तों ये पता नहीं चलती है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग 100 सवाल किए हैं, एक सवाल मिसप्रिंट हो गया, 99 सवाल किए हैं दोस्तों। इसमें आपको कितने क्वेश्चन सही हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रकार की इस जो ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें हो सकता है एक सवाल कई बार आप पूछा गया हो, लेकिन ये सीरीज आपको कंटिन्यू देखनी है। इससे आगे वाला वीडियो है, आगे लगभग 6 वीडियो आएंगे, सभी वीडियो आपको देखने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी सवाल आपको सही हो जाएंगे, बस आपको 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना है। चलिए दोस्तों ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, ओके, गुड नाइट।